यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है साहित्य और संगीत की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान केवल एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक संवेदनशील लेखिका, प्रेरणादायी व्यक्तित्व और अद्भुत जज्बे वाले इंसान के रूप में भी है। उन्होंने कानून की पढ़ाई गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से की, प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और साथ ही अपनी लेखनी के माध्यम से समाज, रिश्तों, संवेदनाओं और आत्मबल को बेहद गहराई से अभिव्यक्त किया। उनकी पहली पुस्तक इलेक्टोरल रिफॉर्म जैसे गंभीर विषय पर आधारित थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। और अब उनकी आगामी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म रिश्तों, आत्मसम्मान, हीलिंग और इनर स्ट्रेंथ जैसे विषयों को एक नई संवेदनशीलता के साथ सामने लाती है। तो आइए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं लेखिका, वक्ता और राजस्थान सरकार की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर कोमल जैन का। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच आलोक जी। तो कोमल जी, फिर शुरुआत करते हैं आज की इस बातचीत की। बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब शुरुआत से ही कर लेते हैं, और शुरुआत आपके बचपन से कर लेते हैं। बताइए कुछ अपने बचपन के बारे में। बचपन आपका कहाँ बीता, अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। आपका घर का माहौल कैसा था? फादर आपके जुडिशियल सर्विसेज में थे, तो क्या बहुत गंभीर वातावरण था? कुछ उसके बारे में बताइए हमें। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ आलोक जी। मेरा बचपन जो है वो जोधपुर में बीता था, और ये मेरे नाना नानी ने मुझे बड़ा किया था। टिल द एज ऑफ 8 years मैं अपने ननिहाल में ही बड़ी हुई हूँ। तो मेरे नाना जी का एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन्हें लोग जानते हैं, और वो भी उसी विभाग में थे जिसमें अभी मैं हूँ। तो वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में एडिशनल डिविजनल कमिश्नर से रिटायर हुए थे। और मेरे नाना और नानी दोनों का ही मेरी एजुकेशन और स्पोकन इंग्लिश पे विशेष फोकस था। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश और राजस्थानी भाषा बोलने पे बहुत ज्यादा उनका जोर था कि मातृभाषा बोलो, मायड़ भाषा बोलो, और इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलो, ताकि आप ग्लोबली एक अपनी पहचान बना सको। तो आज जो भी मेरी स्पोकन इंग्लिश है उसका श्रेय मैं अपने नाना नानी को देना चाहूंगी। That is wonderful. आपको तो बहुत ही अच्छा एक अपब्रिंगिंग मिली है, और बहुत ही एक ऐसे माहौल में थी जहाँ बहुत ही मतलब पढ़ाई लिखाई का वातावरण था। आपके सब लोग अच्छी पोजीशंस पे थे। तो आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग जो है सेंट मैरीज स्कूल उदयपुर में हुई है। कुछ खास कोई उस दौर की याद हो, कोई आपके दोस्त की आपको याद हो उस जगह की, या उस स्कूल का कोई दोस्त आपके साथ हो, ऐसी कोई खास याद है? ऐसी बहुत सी यादें हैं उदयपुर से। उदयपुर इज माय फेवरेट सिटी इन द होल वर्ल्ड। वो बहुत ही सुंदर शहर है, और मैंने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों सेंट मैरीज कॉन्वेंट उदयपुर से किया है। उस समय मेरे जो पापा हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उदयपुर थे, और मम्मा वहाँ पे मीरा गर्ल्स कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। तो उस समय की कुछ यादें हैं, जैसे कि लेक पिछोला में फैमिली के साथ बोटिंग करना,
और अपने भाई और अपनी दादी साहब के साथ सुखाड़िया सर्कल पे पैडल बोट चलाना, फतेह सागर पे वॉक और साइकिलिंग करना। और उस समय सेंट मेरीज में मेरी कुछ काफी दोस्त थे, लेकिन एक खास दोस्त थी मेरी जिनका नाम है रजनी कुमावत, और वो अभी राजस्थान जुडिशियल सर्विस में है। तो उनका और मेरा एक कॉमन शौक था गजलें सुनना। तो उस समय जगजीत सिंह जी की का एक एल्बम था मिराज, तो उसकी कैसेट उन्होंने मुझे दी थी और मैंने उसको काफी लंबे टाइम तक सुना था। तो ये एक बहुत सुनहरी याद है। ब्यूटीफुल, मजा आ गया। तो आपको जी। शुरू से ही जगजीत सिंह पसंद थे। तो आप बिल्कुल। थोड़ा सा आपके कानून की पढ़ाई की तरफ आते हैं। आपने कानून की पढ़ाई को अपना क्षेत्र चुना, ये कैसे जी। कि आपके चूंकि फादर भी इसी जुडिशियल सर्विसेज में थे, तो इस वजह से या कोई और खास रीजन था? सर, मेरी जो कानून की पढ़ाई है उसके लिए मुझे मेरे नाना जी पन्ने चंद जी सिंह जी ने प्रेरित किया, जो कि खुद प्रशासनिक अधिकारी थे। और उस समय, पुराने समय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जुडिशियल पावर्स भी होते थे। तो उन्होंने मुझे लॉ के बारे में काफी कुछ बचपन से ही बताया था। और मेरे पापा श्री हेमंत कुमार जी जैन, उनसे मुझे लॉ की प्रेरणा मिली। वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हैं और वो खुद भी एक बहुत ही धार्मिक और एक बहुत मर्यादित व्यक्ति हैं। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ओके, वेरी गुड। तो आपने एलएलएम में सेकंड पोजीशन आपको मिली है, और साथ ही महाराणा फतेह सिंह अवार्ड और नीति बांठिया अवार्ड जैसे सम्मान भी मिले हैं। तो कैसा लगता है जब ये सम्मान मिले? आपको लगा कि नहीं, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा इसके लिए बहुत ही जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा? किस तरह से, हाउ डू यू फील अबाउट इट, दीज अवार्ड्स? जी हाँ आलोक जी, बिल्कुल। इन अचीवमेंट्स ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया और मुझ में एक हौसला जगाया कि मुझे मेरा फ्यूचर बनाना है। और बीइंग अ गर्ल कैंडिडेट फ्रॉम राजस्थान, जो कि कंपैरेटिवली एक कंजर्वेटिव स्टेट है, मुझे सारे फीमेल कैंडिडेट्स में एक एग्जाम्पल सेट करना है और ऐसा करियर बिल्ड करना है कि मैं भारत देश में लोगों की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकूं और कॉमन पीपल से जुड़ सकूं। तो चलिए, चूंकि आपने अभी बात वहाँ एक जगजीत सिंह जी की चला दी थी और आपकी अपनी फ्रेंड का भी आपको नाम याद आ गया था उसकी गजलों से, तो हम रुक के यहाँ एक गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। बस थोड़ा सा पॉज लेंगे और फिर मैं आई विल कम अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्योर। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे जख्म में दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे जख्म में दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो वेलकम बैक डॉक्टर कोमल। आप एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी हैं और लेखिका भी। प्रशासनिक जीवन और रचनात्मक लेखन, इन दोनों दुनियाओं को साथ लेकर चलना कितना चैलेंजिंग है? कैसे करते हो आप ये मैनेज? कुछ हमें भी बताइए। जी आलोक जी, ये काफी चैलेंजिंग टास्क है। एक टैक्सेशन ऑफिसर होने के साथ साथ एक लेखिका होना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट। एक सरकारी अफसर होने के नाते मैं अपने कर्तव्यों से बंधी हूँ, जबकि एक लेखिका के रूप में मैं अपनी कलम की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उपयोग करना चाहती हूँ। तो इन दोनों चीजों में सामंजस्य बैठाना काफी चुनौतीपूर्ण है, पर जितना हो सके मैं इसको बैलेंस करके चलती हूँ। तो चलिए, अब मैं कुछ आपको पुरानी जिंदगी में ले जाना चाहता हूँ कि लेखन की शुरुआत कैसी हुई? कौन सा ऐसा ट्रिगर था या क्या ऐसा एकदम आपकी लाइफ में हुआ, कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से आपने लेखन शुरू किया? क्या डायरी लिखती थी आप? किस तरह, हाउ डिड यू स्टार्ट इट? सर, मेरा सबसे पहला जो लेखन था वो एक लॉक डायरी से शुरू हुआ था। मेरे बचपन में मेरी मासी ने मुझे एक लॉक डायरी प्रेजेंट की, जिसपे एक छोटा सा लॉक लगाया जा सकता था। और ये एक पॉकेट डायरी थी। तो मेरी जो नानी सा हैं, उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया। उनका नाम चंद्रकांता जी है, और उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि जब भी बैठो एटलीस्ट 4-5 लाइनें लिखो। अपने हाथ में हमेशा कलम और पेपर रखो, एक डायरी रखो और कुछ लाइन लिखते रहो। इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी बनी रहेगी। ये बहुत खूबसूरत बात है। तो मतलब आपकी जिस तरह से अगर बड़े लोग आपको इस तरह से इंस्पायर कर दें लिखने के लिए डायरी का, तो बहुत ही बड़ी बात है।
तो चलिए फिर आगे आते हैं। आपकी पहली पुस्तक है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये तो बहुत ही सीरियस सा विषय है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और रिसर्च बेस्ड भी है। तो हाँ। आमतौर से लोग शुरुआत करते हैं, भाई कविता लिख ली, कहानी लिख ली, उपन्यास लिख लिया, लेकिन आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा विषय क्यों चुना? सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म का विषय जो है वो हमेशा से मेरा पसंदीदा विषय रहा है और मेरी डॉक्टरेट या पीएचडी थीसिस का टॉपिक भी यही था। 2021 का जो चुनाव था वो 2021 एक चुनाव का वर्ष था और इसी में मेरी ये पुस्तक रिलीज हुई थी। तो इसके माध्यम से मैं आम जनता से कनेक्ट होके चुनाव प्रक्रिया के सारे सुधार उनको बताना चाहती थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से वर्क करता है। तो लॉ को मैं कॉमन मैन से कनेक्ट करना चाहती थी और इलेक्शन इसका सबसे बेहतरीन माध्यम था। कहानी और उपन्यास लेखन भी मेरा बहुत पसंदीदा विषय है और मेरा बहुत मन था कि मैं एक उपन्यास लिखूं। तो इसे मैं अपनी आगामी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म के माध्यम से पूरा करूंगी। वंडरफुल। ये तो बहुत ही आपने बड़ा चैलेंजिंग काम लिया और उसको पूरा भी किया। तो अच्छा बताइए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आपकी पुस्तक को राष्ट्रीय स्तर पर काफी अप्रिसिएशन भी मिला है, तो ये कैसा लगा आपको? बहुत संतोष मिला? किस तरह से आपने मीडिया में भी कवरेज किया होगा इसको, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, बिल्कुल। मेरी जो पुस्तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया अ कंपैरेटिव स्टडी विद यूके एंड यूएस लीगल सिस्टम्स है, इसका विमोचन 15 जनवरी 2021 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोड़ा जी ने नई दिल्ली के निर्वाण सदन में किया था। और इसे ये जो बुक है सर, इसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया था इसके लॉन्च को। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि ये जो बुक लॉन्च है इसने मुझे एक नेशनल लेवल फेम दिलाया और मेरे जो राइटिंग स्किल्स है, मेरा जो लेखनी का करियर है, उसके लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ। और मुझे इस एनकरेजमेंट के बाद लगा कि मैं और लिखूंगी और देश के नागरिकों से जुड़ूंगी और ये वेलफेयर करने का मेरा खुद का माध्यम होगा। That's wonderful. ये तो बहुत ही बड़ी, इतनी कम अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में आपने इतना बड़ा काम कर लिया। तो चलिए ऐसा करते हैं कि आपकी इस जो आपको मीडिया में सराहना मिली, तो एक इसी खुशी में एक गाना सुन लेते हैं। एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर हम आगे बातचीत को जारी रखते हैं। श्योर सर। पिया इन नैनन में जो मैं पलक ढांप तो है लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो देखने दूं। सांसों की माला पे, हाँ सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप
प्रेम की माला जपते आप बनी मैं शाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। हाँ, तो वेलकम बैक डॉक्टर कोमल। अब आ रहे हैं हम कुछ आपकी बहुत ही एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। और आजकल जी। हिंदुस्तान में भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है ये टॉपिक। और इस जी। टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो बुक है द काम आफ्टर द स्टॉर्म, इसके बारे जी में हाँ। बातचीत करते हैं। अब आप बात आपकी इस पुस्तक के बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका नाम भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, द काम आफ्टर द स्टॉर्म। जी। तो ये शीर्षक आपने कैसे, टाइटल कैसे दिया इसको? क्या क्या इसके पीछे भावना थी, जी। क्या विचार था? जनरली आपने एक सेइंग सुनी होगी कि तूफान से पहले की शांति के बारे में तो आपने सुना होगा, जी जी। लेकिन द काम आफ्टर द स्टॉर्म ये जो है ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और मेरी अपकमिंग नॉवेल भी है। द काम आफ्टर द स्टॉर्म एक इंसान को खुद से जोड़ती है और स्पेशली ये एक मॉडर्न इंडियन मैरिड वुमेन के बारे में है। ये जीवन एवं रिश्तों के बारे में और उनमें आने वाले तूफानों के बारे में बताती है और उनसे उबरने और खुद को पहचानने तथा आगे बढ़ने की एक जर्नी है। इन अदर वर्ड्स, द काम आफ्टर द स्टॉर्म इज अबाउट सेल्फ लव, बाउंड्रीज, लेटिंग गो एंड सरेंडर टू द डिवाइन। और ये सारे जो लेसन्स हैं वो उस नॉवेल की मेन कैरेक्टर सिया, जो कि एक मॉडर्न इंडियन मैरिड वुमन है, शी इज अ वर्किंग वुमन, उसकी जर्नी है और उसका रियलाइजेशन है अपने आप के साथ। ओके। तो इसमें क्या प्रेम, विश्वासघात, आत्मसम्मान, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, तो आप क्या लग रहा है कि आज की जो हमारा मेट्रो सिटीज की लाइफ है वहाँ आदमी बहुत इमोशनली अकेला होता जा रहा है, खास तौर से विमेन जब मैरिज के बाद में जाती हैं तो बड़े बड़े शहरों में उनको जिंदगी बिल्कुल अलग तरह की मिलती है। तो क्या उस विषय को टच किया है आपने, किस तरह से किया है? जी बिल्कुल, ये जो कहानी है ये आजकल की मैरिड वुमेन के बारे में है और जिस तरह से हमारे देश में ये केसेस आ रहे हैं डाउरी रिलेटेड और ये जो ब्राइड्स हैं शादी के कुछ ही सालों में उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, तो ये बहुत ही अलार्मिंग है और सोसाइटी को वेक अप होने की जरूरत है। तो आजकल का जो समाज है उसमें गहरे प्रेम और लगाव पे आधारित जो रिश्ते हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। एक जमाना था जब लोग लव लेटर्स लिखा करते थे, प्रेम पत्र लिखते थे। अब आजकल एंड्रॉइड फोन्स का और सिचुएशनशिप्स का जमाना है, जब हर दिन हर घंटे लोगों की फीलिंग्स बदलती हैं। तो आजकल प्रेम में करुणा, त्याग, किसी का वेट करना, ये सारी फीलिंग्स तो लुप्त हो गई हैं कंप्लीटली। और आजकल अगर हम बात करें कि आजकल की यंगस्टर्स हैं, जेन ज़ी हैं, तो आजकल की जो पीढ़ी है वो डेटिंग और मोमेंटरी प्लेजर्स के बारे में ज्यादा फोकस्ड हैं और ऐसे में विवाह की जो संस्था है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कमिटमेंट्स हैं, ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत से लोग विवाहित या कमिटेड होने के बावजूद भी इमोशनली बहुत अकेले हो गए हैं और ऐसा माने कि रिश्तों में आधुनिकता की ठंडी सूखी बर्फ सी जम गई है। बात तो बहुत गहरी कह रही हैं आप। और अब इसका इलाज जो है या इसके को किस तरह से ओवरकम किया जाए? महिलाएं अपने आप को, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को पहचाने और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाएं। तो ये किस तरह से महिलाओं को स्ट्रेंथन किस तरह से किया जाए? कुछ इस विषय को भी टच किया है क्या आपने? जी हाँ, बिल्कुल। महिलाएं या जो स्त्री है वो अन्नपूर्णा है, वो शक्ति स्वरूपा है। शी हैज टू रियलाइज हर ओन पावर। उसमें हर एक तूफान का सामना करने का सामर्थ्य है। उसमें धरती जैसी स्थिरता और चंद्रमा जैसी शीतलता है और जीवन के बड़े से बड़े तूफानों को एक महिला शांति से
परिवर्तित कर सकती है और अपने साहस से समाज में सुधार ला सकती है। लेकिन ये सिर्फ स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है कि हमें पता चले कि एक परिवार में और समाज में महिलाएं मेंटली और इमोशनली कैसा फील करती हैं, क्योंकि महिलाओं की मेंटल हेल्थ पे तो हमारा समाज फोकस ही नहीं कर रहा कि एक महिला कैसा फील करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। लेकिन ये भी बात है कि आजकल समाज में अगर कोई दिक्कत भी होती है तो उसके बाद में समाज में या अपने पारिवारिक लोगों के बीच में भी खुलकर बातचीत करने से अभी भी लोग हिचकते हैं। ये जी। जो दिक्कत आती है, जैसे अभी ये केस चल रहा है, उसमें भी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने बिल्कुल अपने फैमिली के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बात शेयर नहीं की और बाद में इतना ऐसा बड़ा हादसा हो गया। इसका किस तरह से क्या किया जाए? क्या सोचते हैं इसके बारे देखिए, आजकल समाज में चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, पढ़ी-लिखी महिलाओं के साथ भी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। में? तो सबसे पहले तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में लीगली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और किसी भी रिश्ते में, चाहे बेटी का उसके माँ-बाप से हो, चाहे हस्बैंड-वाइफ का रिलेशन हो, इनमें पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है ताकि सबको एक-दूसरे की भावनाओं के बारे में एक खुले तरीके से पता रहे। और इनके अलावा आजकल लॉयल्टी, सैक्रिफाइस जैसे मानवीय गुण रिश्तों में होना बहुत आवश्यक हो गया है। बिल्कुल सही बात। सही बात है। तो चलिए, ये जो रिश्तों की जटिलता है या रिश्तों की आपाधापी है, इस पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं और हमारी फ़िल्मों में तो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से कई गानों के थ्रू भी लाया गया है। तो एक गाना सुनते हैं और फिर आगे इसी विषय पे थोड़ी-सी बातचीत और करते हैं। जी, बिल्कुल। बीते लम्हे चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे, तेरी बाहों में थी मेरी रातें कटी। आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। हाँ, तो आप ये बताइए, जैसे रामायण से सिंबॉलिक पैरेलल्स लेने का विचार आपके मन में कैसे आया? क्या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मॉडर्न लाइफ में देखना पाठकों को एक अलग सा नजरिया देता है, पर्सपेक्टिव देता है? क्या क्या जी। विचार है, आपने किस तरह से किया ये? बिल्कुल आलोक जी, ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अडॉप्ट किया है अपनी नॉवेल में, अपकमिंग नॉवेल में। और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट करके मैं युवाओं को उनके प्रति सजग करना चाहती हूँ ताकि हमारे युवा रामायण जैसी एपिक्स से जुड़ सकें। और इस तरह की लेखनी के लिए प्रसिद्ध लेखक अमिश हमेशा से मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यदि हम मॉडर्न इंडियन वुमेन के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी आपको हर घर में एक सिया मिलेगी, केकई और मंथरा जैसे कैरेक्टर्स आपको हर परिवार में मिलेंगे। और असामाजिक और संस्कारहीन महिलाओं के रूप में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रूप में एक शूर्पणखा आपको जगह जगह मिलेगी।
और यदि हम एक हस्बैंड का रोल देखें तो कलयुग में कोई भी पुरुष आपको कंप्लीटली राम के रूप में तो नहीं मिलेगा। उसमें रावण के दुर्गुण भी हो सकते हैं। जो कैरेक्टर है वो राम और रावण का मिक्सचर भी हो सकता है। तो इसी तरह से मैंने माइथोलॉजी को मॉडर्न इंडियन कैरेक्टर्स के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया है, जिससे आम लोग माइथोलॉजी के साथ और हमारे एपिक्स और स्क्रिप्चर्स के साथ जुड़ सकें और उनसे रिलेट कर सकें। दैट्स वंडरफुल डॉक्टर कोमल, मजा आ गया आपकी बात सुन के। आपका ये कहना कि आज के समाज में अगर हम देखें या परिवारों में देखें तो आपको कैकई भी मिल जाएगी, मंत्रा भी मिल जाएगी और सभी मिल जाएंगी, सुमित्रा भी मिल जाएगी, लेकिन और राम मिलना मुश्किल है। सुपर कार भी मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और राम जो है वो वास्तव में मुश्किल है। शायद लक्ष्मण जैसा भाई कभी कभार मिल जाए, लेकिन आजकल तो भाई कहाँ रहे। लेकिन मजा आ गया। ये पैरेलल तो आपने बहुत बढ़िया बात सुन के आपकी बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से आपने इसको आज की दुनिया से रिलेट किया है। और बस जो सूखापन आ गया है हमारे रिश्तों में, और लेकिन कहीं भी देखिए हमारी किसी भी पुरानी मैथोलॉजिकल उस पे चले जाइए, महाभारत भी आजकल घर घर में हो रही है और रामायण भी हर जगह है। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो आपने इसका थॉट था इस बुक के पीछे, इस पे कोई ऐसा घटना या कोई ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है जिससे आप इस पे इंस्पायर हुई हो और आपने ये किताब लिखी हो? सर, ये क्वेश्चन मुझे काफी लोगों ने पूछा, मेरे जो रीडर्स रहे हैं पहली बुक के, कि ये आपकी लाइफ से प्रेरित है। तो मैंने उनसे कहा कि आई एम एन इंडियन वुमन, मैं भारत की बेटी हूँ और सबसे पहले राजस्थान की बेटी हूँ। तो ये जो कहानी है, हो सकता है कि इसमें कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन ये हम सबकी कहानी है। ये अकेले मेरी कहानी नहीं है, ये उन सभी बेटियों की कहानी है जिनके मामले न्यूज में आ रहे हैं, जिन्होंने तरह तरह की प्रताड़नाएं झेली हैं। तो ये हर मॉडर्न इंडियन वुमेन की कहानी है, जो वर्किंग है, जो एक मैरिड इंडियन वुमेन है और जो चैलेंजेस फेस करती है अपनी लाइफ में, और फिर वो स्पिरिचुअली खुद से कनेक्ट करती है। तो ये एक जर्नी है, इट इज अ जर्नी ऑफ एवरी इंडियन वुमन। दैट्स वंडरफुल। और बाकी मैं चाहती हूँ कि जो मेरे रीडर्स हैं वो मेरे बारे में जाने, वो मेरी किताबों को पढ़ें तो मेरे बारे में भी पढ़ें, और फिर वो कनेक्ट कर पाएंगे कि बुक कहाँ तक रिलेटेड है, और मेरे बारे में भी जान पाएंगे। तो आई विल फील बेटर कनेक्टेड टू माय रीडर्स। चलिए, तो हमारी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस किताब के लिए। आई एम श्योर के आपकी लेखनी बहुत कंपैशनेट भी होगी, फियरलेस भी होगी। और चलिए इस बात पे रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे आपकी जिंदगी के बारे में और बातचीत करते हैं। जी। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। मुझे वो मिला किसी मोड़ पर, कोई रात का तारा करता हो जाला, वैसे ही रोशन करे वो शहर।
सिखा रहा, जैसे बारिश कर दे तर या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। हाँ, वेलकम बैक कोमल जी। अब जी थोड़ा सर। सा मैं एक सेंसिटिव सब्जेक्ट की तरफ या आपके एक लाइफ के पार्ट की तरफ आना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो, कि आपने अपने जीवन में विजुअल इम्पेयरमेंट जैसी चुनौती भी फेस किए है और जी। इतनी इसके बावजूद भी इतने अचीवमेंट्स आपके रहे। तो अगर बहुत ही एक सहजता से पूछूं तो आपको पहली बार कब ऐसा एहसास हुआ कि आपकी जो साइट है वो नॉर्मल लोगों से अलग है और ये किस तरह से हुआ? सर ये मुझे बचपन से ही है और ये बहुत स्लाइट या माइल्ड फॉर्म में है, तो मैंने इसे हमेशा सामान्य जीवन का फॉर्म ही माना, पार्ट ही माना और मैंने इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानकर एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कभी भी इसे कोई कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में एक्सेप्ट किया। और मुझे याद है कि जब मेरे पेरेंट्स मेरी थोड़ी चिंता करते थे, तब मैंने उन्हें हमेशा यही कहा कि आप पॉजिटिव साइड देखिए, आधा ग्लास तो भरा है, उसमें मैं आइस क्यूब्स डाल के उसे पूरा भर लूंगी। ये मैंने कहा था जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी। अरे वंडरफुल। तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अ, इस तरह की चीज़ों से कई बार लोगों में थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कई बार ये हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं भी बहुत पहले से कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे भी जब बाद में पता लगा तो लगा कि ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन बाद में लाइफ चलती रही इसी तरह से, बिल्कुल आई एम श्योर। हाँ सर, लाइफ विल ऑलवेज गो ऑन और कभी भी किसी को भी अपनी किसी भी कमजोरी को अपनी वीकनेस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंस एंड नेवर एवर गिव अप। तो पेरेंट्स का किस तरह से, क्या मतलब जब उनको पता लगा तो हाउ डिड दे सपोर्ट यू? किस तरह से आपको वो हिम्मत दिलाते दे थे, क्या ऑलवेज करते? सपोर्टेड मी, एजुकेशन में बहुत सपोर्ट किया और मुझे पढ़ने के लिए गुजरात भेजा और फिर हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। मुझे इंटरनेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन के लिए उन्होंने फ्लोरिडा भी भेजा, जिसमें ओके। इंटरकल्चरल मूट कोर्ट कंपटीशन में मैंने बहुत अच्छी पोजीशन सिक्योर की। मैं मियामी के सेंट थॉमस स्कूल ऑफ लॉ में जाके और मूट कोर्ट कंपटीशन फाइट करके आई। So it was a wonderful experience because I was up against actual American lawyers when I was a law student. तो अच्छा। मेरी मोबिलिटी को लेके, एजुकेशन को लेके, हर चीज को लेके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, तो ये किस तरह का क्या कोई आप स्कॉलरशिप पे गए थे या किस तरह से आप स्पॉन्सर होके गए थे? कुछ बताइए उसके बारे में, जी कैसे हाँ, गए थे? सर ये नेशनल लेवल पे हमारी स्क्रूटनी हुई थी जब मैं गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में थी। ओके, और ओके। यूनिवर्सिटी लेवल पे जब मैंने मेरिटोरियसली परफॉर्म किया, तब उन्होंने मुझे इंटरनेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया और तभी सारी फंडिंग और स्पॉन्सरशिप होने के बाद हमें सेंट थॉमस स्कूल ऑफ लॉ ने वहाँ पे इस कंपटीशन के लिए सम्मिलित किया। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। तो आपने तो इतने अच्छे-अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं लाइफ में, तो उन यंगस्टर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी या क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो फिजिकल लिमिटेशन, इमोशनल सेटबैक के कारण अपने आप को और अपने सपनों को से आगे बढ़ने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाते? जी हाँ आलोक जी, मैं हर यंगस्टर को कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो किसी लिमिटेशन को एक सेटबैक ना समझें और अपने आप को आप कंट्री के लिए और कॉमन पीपल के लिए कैसे यूजफुल बना सकते हैं, इस बारे में आप अपनी रणनीति बनाएं। और एक छोटी सी कहावत मैं यंगस्टर्स के लिए कहना चाहूंगी, उन्हें प्रेरित करने के लिए, कि परिंदों ने उड़ान भरी है, परिंदों ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान अभी बाकी है।
जीती है अभी चंद वादियां, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वाह, कीप बहुत गोइंग, बहुत डोंट गिव अप। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए इसी अच्छी लाइंस पे हम रुक के गाना सुन लेते हैं। परिंदों की उड़ान और जीवन की उड़ान के भावों को लेता हुआ, और फिर आगे की बातचीत को जारी रखते हैं। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। हाँ कोमल जी, अब आते हैं आपके एक और पसंदीदा विषय की तरफ, संगीत। जी हाँ। आपने जीवन में कानून, प्रशासन, साहित्य तीनों को साधा है, तो संगीत से आपका रिश्ता कब से है और कैसे ये शुरुआत हुई? सर, संगीत से मेरा रिश्ता बहुत छोटी उम्र से है, क्योंकि मुझे एक हारमोनियम मिला था जो कि हमारी 3-4 पुश्तों ने, मेरे ननिहाल साइड से, मेरे परनाना जी ने भी उस श्री तखतराज जी के मावत ने उसे यूज किया था, उस पे संगीत सीखा था। और उसके बाद 6 साल की उम्र से मैं ऐसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ। और उदयपुर में श्रीमती पामल भंडारी मोदी और श्री प्रेम भंडारी, ये दोनों मेरे गुरु रहे हैं। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। ओके, तो किस तरह का म्यूजिक खास पसंद है? पुराने फिल्मी गीत हैं, भजन है, सूफी है, गजल, या कुछ और आपको क्या किस तरह का पसंद है? आलोक जी, मुझे भजन गायन का विशेष शौक है। अच्छा। और इसके अलावा, जी हाँ बिल्कुल, और स्पेशली ठाकुर जी के भजन, श्री कृष्ण के भजन गाने का मुझे बहुत ही शौक है। और इसके अलावा गजल्स हैं, ओल्ड फिल्म सॉन्ग्स हैं, ये भी मुझे काफी पसंद है। और ये मुझे बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड और मेंटल काम भी देते हैं। तो कोई ऐसा गीत आपको बताइए जो अपने आपके लाइफ के चैलेंजेस को और होप को, दोनों को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता हो। ऐसा कोई गीत आपके दिमाग में है या जहन में है? हाँ हाँ बिल्कुल।
एक गीत है जो डोर फिल्म का है, और ये मैंने हमेशा इसको गुनगुनाया जब भी मैंने किसी चुनौती को फेस किया। तो क्या मैं उसके बोल बताऊं या गाकर सुनाऊं, आप बताइए। अगर गा के सुनाए तो जी हाँ, नथिंग बेटर देन दैट। जी। सुना दे तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बोल हैं, और हाँ, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। ओके ओके, हाँ, बहुत अच्छा है। ये और हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या, वंडरफुल। मैं तो आपसे ये सोच रहा था कि अभी थोड़ा सा और सुनाएंगी। खैर, इसके अलावा आप और कोई गीत अगर हमारे को गजल या भजन सुनाना चाहें तो आपका स्वागत है। हम तो मजा आ गया आपका इतने सी दो लाइनें सुन के। जी सुनाइए जी, आप, अगर थैंक कोई यू। आपको पसंद हो, कोई भी जी एनीथिंग जो आप सुनाना चाहें तो हमें सुनाइए। जी हाँ, मैं ठाकुर जी का एक भजन सुनाऊंगी। हम्म, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। बस इतना ही, और भी सुनाना चाहेंगी? अच्छा अच्छा, चलिए हम इंटरव्यू हम भी पूरा थोड़े करके लास्ट में मैं आपको कुछ और पंक्तियां सुना सकती हूँ, चलिए, इफ यू हाँ हाँ, कंप्लीट द हम क्वेश्चन। भी थोड़ा जी ग्रीडी बिल्कुल। होते जा रहे हैं, बिल्कुल हम जी भी जी सोच जी रहे जी। नहीं, इट्स हैं। माय प्लेजर सर। एक और है भजन जिसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, तो जैसे ही आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें आई विल गो विद अनदर भजन। नहीं नहीं, अब ऑलमोस्ट हम आखिरी पायदान पे आ गए हैं। अब एक दो जी क्वेश्चन और जी, पूछूंगा मैं आपसे। श्योरली। और हाँ हाँ, टाइम इतनी जल्दी गया आपके साथ बात करने में कि मुझे पता ही नहीं लगा कि हम इतना टाइम निकल चुका है हमारा, जी है ना। तो चलिए यहाँ रुक के एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर जी, अपन इसको लास्ट सेगमेंट में आ जाते हैं। बिल्कुल सर। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू, ओ जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की
से हैं हमको गिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। तो वेलकम बैक कोमल जी। अब आप ये बताइए कि आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो क्या हैं? क्या किसी नई पुस्तक या नए विषय पर आप काम कर रही हैं? क्या सोच रही हैं? आगे किस तरह से देखती हैं इसको? जी सर, मैं अभी अपनी आगामी पुस्तक पे काम आफ्टर द स्टॉर्म के कंप्लीशन और एडिटिंग पर वर्क कर रही हूँ, और ये पुस्तक मेरे बहुत ही करीब है, क्योंकि मैं इस पुस्तक से समाज में बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं इसमें जो महिलाओं के प्रति समाज का फर्ज है और दृष्टिकोण है वो बदलना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मॉडर्न इंडियन वुमेन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में एंटर करें, तब भी वो खुद को ना भूलें। दे मस्ट चूज देमसेल्व्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड ईच एवरी सिंगल डे। ऐसा नहीं हो कि वो महिला जो एक शादी की संस्था में एंटर करती है, वो धीरे धीरे खुद को उसमें खो दे। वो अपने आप से कनेक्टेड रहे और सेल्फ लव और सेल्फ रियलाइजेशन तथा अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी फोकस करे और ग्रो करे। आई नो, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है समाज में। या तो महिलाएं शादी नहीं करना चाह रही हैं, और शादी हाँ। करना चाह रही हैं तो मैरिड लाइफ में किसी तरह से कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। जिनकी शादियां हो जाती हैं वो चाहती है कि हमारे बच्चे नहीं हों। तो आजकल तो जहाँ भी समाज में देखते हैं, ख़ास तौर से बेंगलोर, मुंबई, इस तरह के बड़े शहरों में जो लाइफ है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी होती जा रही है, और अंदर फैमिली में क्या चल रहा है ये बात कहीं बाहर ही नहीं आ सकती है। तो क्या हाँ। सोचती है किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए? महिलाएं ही उनको अपनी आवाज को आगे बुलंद करना पड़ेगा, और क्या क्या विचार सोचती हैं आप इसके? सर, इसके बारे में एक तो ये विचार है कि पूरे परिवार को ये समझना चाहिए कि वो महिला क्या फील करती है। एक महिला जब अपने पियर पक्ष से ससुराल जाती है, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वहां पे सबको खुश रखे, लेकिन क्या उन सब से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस एक महिला को खुश रखे जो अपना सब कुछ छोड़ के आती है? और अगर वो विवाह नहीं करना चाहती, तो इट शुड बी हर चॉइस। अभी लेटेस्ट बहुत सारे सर्वेज आए हैं जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक 45% महिलाएं विवाह की संस्था में एंटर नहीं करेंगी। तो ये फैसला क्यों हुआ? ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो एक्सप्लॉइटेशन हमारे समाज ने महिलाओं का किया है, उसकी वजह से महिलाएं लिबरेट हुई हैं, या उन्होंने ये ओपन एटीट्यूड अडॉप्ट किया है। तो अगर वो नहीं करना चाहती विवाह, तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ये नहीं होना चाहिए समाज को कि वो हर महिला को मेंटली प्रेशराइज करे कि वो विवाह में एंटर करे। बहुत सारी चीजें हैं जो वो बिना विवाह के भी कर सकती हैं, जैसे कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, एकेडमिक ग्रोथ, ट्रैवलिंग और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो हर महिला को विवाह की संस्था में झोंक देना एक बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। सोसाइटी उनको अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करे अगर वो अपने करियर या किसी और चीज पे फोकस करना चाहती हैं। और रही बात बच्चे और परिवार आगे बढ़ाने की, तो इस बारे में भी सर मेरा ये मानना है कि having a child should be a woman's choice because it is her body, it should be her choice। जनसंख्या ऑलरेडी करोड़ों पार कर चुकी है, तो अगर कुछ लोग चूज करते हैं कि we do not want a child, it should be a matter of their choice because it is about a woman's health। तो मेरे आइडियाज कुछ फेमिनिस्ट हैं, और कई बार मुझे लोगों से इस बारे में थोड़ा सा ये फेस करना पड़ता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं महिलाओं के पक्ष में ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, क्योंकि लड़कियां, आपने जैसा न्यूज में देखा होगा कि लड़कियों की डेथ हो रही है, लड़कियां प्रेशर में हैं, और समाज अभी तक इस बारे में, हमारा समाज जवाब नहीं दे पाया है। तो समाज को जवाब देना होगा कि 2026 है, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, देश और दुनिया, तो फिर हमारी बेटियों के साथ ऐसे क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है उन्हें? बहुत बहुत खूबसूरती से आपने बहुत सारी बातें कह दी, और बहुत ही एक गंभीर बातें हैं। और आज के समाज में महिलाओं
की जो स्थिति है उसको जब तक ताकत नहीं मिलेगी और उनकी जिंदगी की मालिक वो खुद हैं, जब तक ये फीलिंग हमारे हम लोग भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे ओन देयर बॉडी एंड दे ओन देयर माइंड बोथ। तो ये जब तक उनमें खास बात नहीं आएगी तब तक बहुत बहुत मुश्किल होगा। चलिए कोमल जी, तो फिर अब आखिरी पायदान पे हम आपसे यही पूछते हैं कि ऐसे लोग जो एक इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप कोई खास संदेश देना चाहें या कोई गाना उनको सुनाना चाहें, एनीथिंग जो आपको पसंद हो वो आप मोस्ट वेलकम। जी हाँ, जब भी जीवन में कोई तूफान आता है वो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, वो हमें एक बदलाव लाने के लिए आता है जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ऐसे समय में अगर आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़े चैलेंज या तूफान या स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, तो मेरा मैसेज आपको यही है कि पिक अप द पीसेस एंड मूव ऑन, डू नॉट स्टैग्नेट। आप वहीं पे फंसे ना रह जाइए, मूव ऑन करिए, कभी हार ना माने और उस स्टॉर्म को या उस तूफान को एक लेसन की तरह उससे सीखें और उसके बाद काम या स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग अ फ्यू लाइन्स दैट बी पेशेंट इन द स्टॉर्म एंड फोकस ऑन द सनशाइन आफ्टर, क्योंकि उस तूफान के बाद जरूर रोशनी आएगी, जरूर पॉजिटिविटी आएगी। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर कोमल जैन जी, आज की बातचीत केवल एक इंटरव्यू नहीं बल्कि संवेदनाओं, साहस, आत्मविश्वास और इनर हीलिंग की एक खूबसूरत यात्रा रही। आपने जिस ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ रिश्तों, आत्मसम्मान, संघर्ष, फॉरगिवनेस और जीवन की चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए, वह निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के दिलों को छुएगा। आपकी कहानी ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि इंसान के भीतर विश्वास, धैर्य और आगे बढ़ने का साहस हो तो हर तूफान के बाद एक शांत और सुंदर सुबह जरूर आती है। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट कि आपने मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड ओपिनियंस को एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं इसको सुने, अपने लीगल राइट्स के प्रति अवेयर हों और अपने आप से एक रिश्ता कायम करें। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म पाठकों के दिल तक पहुंचे और उन्हें जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दे। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं रेडियो SN। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक शख्सियत और एक नई बातचीत के साथ। नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।